हाय एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? ओएस के बारे में पढ़ रहे थे ना। यस सर। हम्म। ओएस क्या होता है ये पूरा कंप्लीट हो गया था। So OS is a system software that manage the computer hardware, computer resources, computer component, peripheral device, and it's a common interface. It provide a common interface. OS is a interface between user and computer. ठीक है, it is responsible for managing the okay मीन्स पूरा हमने ओएस देख लिया था। तो यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो बताएं। कोई डाउट नहीं है? नो सर। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो ओएस का फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएस? फंक्शन ऑफ ओएस। सबसे पहला इसका काम क्या है? इट इज प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड, वो आप लिख लेना। अब देखो ये पहला काम हो गया। अब इसमें जो इतने भी कंप्यूटर के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। मेमोरी होता है, प्रोसेस होता है, फाइल होती है, डेटा होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, नेटवर्किंग का कंसेप्ट होता है, नेटवर्क होता है, कुछ प्रोसेस होता है। तो उन सबको हैंडल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ ओएस इज टू मैनेज द मेन function of OS is the main function of OS is to perform some important function। नंबर वन, पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट काम है ओएस का। ठीक है। अब देखो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होगा। हम कुछ भी ओएस में या कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भी स्टोर करते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए या हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, उन सबको मेमोरी एलोकेट करना एंड डिलोकेट करना, ये ओएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस एग्जांपल के तौर पे, जैसे जिस दिन आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, वो पूछता है कि कहाँ पे लोकेशन, वो जैसे एड्रेस दिया होता है, किस ड्राइव में, किस फोल्डर में आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हो। ठीक है। तो वो ओएस का काम होता है कि वो आपको एक प्रोवाइड करता है कि आप अपने से लोकेशन चूज करो। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं बाय डिफॉल्ट सी में ही इंस्टॉल होते हैं। सो कभी आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, देखोगे तो एक फोल्डर बन के आता है कि चूज द डेस्टिनेशन ऑफ द इंस्टॉलेशन फोल्डर। सो मेमोरी मैनेजमेंट परफॉर्म द टास्क ऑफ memory allocation, the task of memory allocation and allocation and memory delocation। ठीक है, फॉर द प्रोग्राम। ठीक है, ये पहला इसका टास्क है मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब मेमोरी जो होती है उसको मैनेज करता है। सेकंड फंक्शन क्या हुआ इसका?
प्रोसेस मैनेजमेंट। आप लोग थर्ड ईयर में अगर जो सीएस के हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। अब देखो, ओएस में कुछ भी काम होता है, जो सीपीयू के अंदर काम होता है, कुछ प्रोसेस होते रहते हैं, ऑपरेशन होते रहते हैं। उन प्रोसेसर को मैनेज करना, शेड्यूलिंग करना, किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, उन सबको मैनेज करता है ओएस विद हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। तो और प्रोसेस को क्रिएट करना, मतलब प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी क्यूरीज हैं ये सारा प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल करेगा। सो इट हेल्प टू OS to create and delete the process, and it also also provide a scheduling mechanism, a scheduling mechanism as well as process synchronization and communication, as well as process synchronization and communication। ये भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ोगे, प्रोसेस या सिंक्रोनाइजेशन पढ़ोगे। चैप्टर ही पूरा यूनिट है सिंक्रोनाइजेशन और फर्स्ट यूनिट है प्रोसेस मैनेजमेंट या सेकेंड यूनिट है ओएस के अंदर पढ़ोगे। सो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या काम क्या है? टू क्रिएट अ प्रोसेस, टू डिलीट अ प्रोसेस, टू मैनेज अ प्रोसेस, शेड्यूलिंग एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ये प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। मेन हेडिंग याद रखना, बाकी चीजें आप लिख सकते हो। समझ में आया इतना? Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? अब ओएस के अंदर कुछ फाइलें होंगी, डेटा फाइल। तो फाइल मैनेजमेंट इट इज सिमिलर टू मेमोरी मैनेजमेंट। देखो, जब फाइल मैनेजमेंट की बात आती है तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं। और जैसे मेमोरी मैनेजमेंट की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग रैम की बात करते हैं, मेन मेमोरी की बात करते हैं। तो जब मेन मेमोरी की बात होगी तो मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम होता है वो रनिंग प्रोसेस में होता है, ये याद रखना। और जो सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोग्राम होता है वो आपका, मतलब क्या कहेंगे, रन नहीं हुआ होता, ओपन नहीं रहता है, ये समझ सकते हो, बस इंस्टॉल रहता है। तो फाइल मैनेजमेंट। अब आपके लैपटॉप में बहुत सारी फाइलें होंगी। आप कभी भी सी का फोल्डर खोलोगे, डिफरेंट डिफरेंट डॉट DDL फाइल होती है। तो उन सब की फाइल की एक्टिविटीज उनको मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम है। सो फाइल मैनेजमेंट इट मैनेज मैनेज all file activities such as organizing file or रिट्रीव, मतलब उस फाइल से कुछ रिट्रीव कराना, रिट्रीविंग। नेम चेंज करना, नेमिंग, चेंज नेमिंग। शेयर, फाइल को शेयर करना, शेयरिंग। फाइल प्रोडक्शन,
फाइल प्रोटेक्शन मीन्स फाइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये भी आप लोग डीबीएमएस में पढ़ोगे और ओएस में पढ़ोगे। फाइल प्रोटेक्शन के मूड होते हैं, 7 मूड होते हैं, वो पढ़ोगे आप लोग। और फाइल कॉपिंग, जितना आप फाइल के साथ करते हो सब इसमें लिख सकते हो। और क्या करते हो, फाइल ट्रांसफर, जितना आप करते हो इसमें आप लिख सकते हो, बस याद आना चाहिए। फाइल कॉपी, फाइल ट्रांसफर, फाइल डिलीशन, डिलीशन, फाइल क्रिएशन एटसेट्रा। ये सारी जितनी एक्टिविटीज हैं ये फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, हेलो, यस सर। ओके। अब 4th पॉइंट पे आते हैं, फाइल मैनेजमेंट हो गया, समझ में आ रहा है। यस सर। 4th, अब आपका देखो, ये तो फाइल होगी। अब डिवाइसेस भी ओएस कंप्यूटर में होती है, तो उनको भी, डिवाइस को भी मैनेज करता है ओएस, सो उसको कहेंगे डिवाइस मैनेजमेंट। अब इसमें क्या लिखोगे आप लोग, इट मैनेज द ऑल डिवाइसेस, ऑल कंप्यूटर डिवाइसेस एंड ई, हाँ, सच एज peripheral device, input output device, monitor, keyboards, etc. This module is responsible for control the all devices. ठीक है, लिख लो आपने, it manage the all computer devices, all computer internal devices कर लो, मतलब जो इसमें लगी होती है internal devices, and uh, and Module. it is responsible for to control the computer devices, control the peripheral devices, peripheral devices। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, सो ये पूरा ओएस रिस्पॉन्सिबल है कि जब हम इसको मूव कराएं तो कर्सर कहाँ जाए। जब प्रिंट कमांड दें तो ओएस का काम है कि प्रिंटर को इनेबल करे और उसको फाइल ट्रांसफर करके प्रिंट कराए। ठीक है, अब देखो कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस होंगी। सो इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इसमें वही सेम ऊपर वाला ही चीज है, बट बस इसमें क्या स्पेसिफाई कर दिया गया कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इट मैनेज द ओनली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कई सारी होती है, एक सॉफ्ट होती है, एक हार्ड होती है, तो इसको, इसमें सेम ऊपर की चीज है, बस अलग से हेडिंग बना दो उसको, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट डिवाइस या इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट कर सकते हो। पूरा ऊपर का ही लिखना है, कंट्रोल द इनपुट आउटपुट, बस जहाँ पे वहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर लिखो, यहाँ पे कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और क्या लिख सकते हैं इसमें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सब लोग जानते होंगे विंडोज डिफेंडर आता है, वो क्या करता है, छोटे मोटे मैलवेयर और वायरस से प्रोटेक्ट करता है, बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो OS is responsible for to protect the data and information of the computer। the इसको कैसे लिखेंगे, सिक्योरिटी मॉड्यूल या सिक्योरिटी मॉड्यूल is responsible for to protect
to protect the data, to protect the computer data and information from the external attack and malware. नेटवर्क malware कह सकते हो. अब जितने भी डिवाइसेस होंगे सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सबको पता है. जितने भी कंप्यूटर में डिवाइसेस होते हैं आपस में कुछ न कुछ डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उनको मैनेजमेंट के लिए तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट काम में आता है. कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ठीक है. सो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेट between the software and hardware, as well as between the hardware as well as between the software. So क्या था, communication management is responsible for to coordinate in between software and hardware, software, hardware, ठीक है. जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम में होंगे वो सब इसको ये मैनेज करेगा. इतने बहुत सारे पॉइंट हो गए. एक और पॉइंट लिख लो, नेटवर्क मैनेजमेंट. जैसे हम लोग किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो सबके लैपटॉप के राइट कॉर्नर पे ही आता होगा नेटवर्क, आप कनेक्ट हो कि नहीं हो. तो ओएस रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको लैन से कनेक्ट कराना, ठीक है. तो नेटवर्क मैनेजमेंट इज टू मैनेज द, इसको लिखा है, इसमें कैसे लिखोगे नेटवर्क मैनेजमेंट. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मैनेज the group of distributed system, ठीक है. सो ये आपके बेसिक फंक्शन हो गए. मेमोरी मैनेजमेंट पहला हो गया, सेकेंड प्रोसेस मैनेजमेंट, थर्ड फाइल मैनेजमेंट. आप अपने से भी कुछ बना सकते हो नया, जितने भी उसमें आते हैं. डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट. सो ये आज फंक्शंस ऑफ ओएस. यहाँ तक किसी को डाउट? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंपोनेंट्स ऑफ ओएस. ओएस के दो कंपोनेंट होते हैं, मींस एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर. जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, ये आपका पूरा ओएस है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर. आउटर लेयर को शेल कहते हैं, इनर लेयर को कर्नल कहते हैं, ठीक है. So the OS has two component. One is shell, which this is the outer layer of the OS,
एंड कर्नल इज द रूट लेवल ऑफ द ओएस। सो ये आपका डायग्राम है ओएस जो आउटर लेयर है। अभी जो आउटर लेयर है ये क्या होगा, यूजर से कम्युनिकेट करेगा। क्यों? क्योंकि हम जो भी प्रोसेस करते हैं यूजर के थ्रू करेंगे, तो यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए एक कर्नल सेल होता है, ठीक है, और मेन टास्क करता है कर्नल। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करो कॉलेज में एंट्री करना है, तो सेल जो मान सकते हो कॉलेज की बाउंड्री है और गेटमैन उसका एक एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टम कॉल, एंट्री पॉइंट है। बस उसका काम क्या है, यूजर को इंटरफेस में स्टूडेंट को इंटर कराना और एग्जिट कराना। बाकी जो डिपार्टमेंट है, जो कर्नल है, जो मेन रूट है, हर डिपार्टमेंट अपना अपना टास्क करता है। तो यहाँ पे कर्नल अपना अपना, कर्नल में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो अपना अपना टास्क करते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो फर्स्ट इज सेल। ये सब क्लास में बताया गया है। हेलो। नो सर। नो सर। ओके, सो अब आते हैं सेल पे। सेल हमने क्या बताया कि ये यूजर के पास होता है, इससे यूजर, ठीक है। तो पहले पॉइंट क्या लिखोगे, सेल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओएस। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओएस। अब अगले पॉइंट क्या बोला था कि ये जब आउटर लेयर होगा तो ये सारे यूजर को हैंडल करेगा। इट हैंडल एंड इट हैंडल द यूजर इंटरफेस या यूजर इंटरेक्शन, यूजर इंटरेक्शन, ठीक है। अब ये भी कह सकते हो कि इट इट इज प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। कर्नल और यूजर के बीच में एक इंटरफेस बन जाता है या मीडिएटर बन जाता है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो कि इट मैनेज द यूजर एंड ओएस मैनेज द, क्या था ऊपर, इंटरेक्शन। इट मैनेज द यूजर एंड ओएस इंटरेक्शन। इसी ऊपर वाली लाइन को मैं थोड़ा सा बदल के लिखवाया हूँ, हैंडल और मैनेज दोनों चीज एक ही है, तो लाइन बढ़ाने के लिए लिखवा दिया। और क्या पॉइंट बनाते हैं इसमें मैंने, इट इज इट इज अ मीडिएटर बिटवीन, इट इज अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड कर्नल, ठीक है। अब देखो, ये यूजर को इंटरेक्शन कराता है, तो मतलब क्या होगा, यूजर से कुछ इनपुट देंगे, कर्नल कुछ प्रोसेस करेगा एंड कुछ आउटपुट आएगा। तो ऐसे कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेल, with the with the help of cell, user uh, user send the command, send the kernel command, kernel command to the kernel, ठीक है, and perform kernel operation। उसी चीज को मैं इधर से उधर घुमा के लिखवा रहा हूं, ठीक है। हेलो, इतना समझ में आया सेल क्या होता है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं कर्नल पे। अच्छा, सेल सेल भी एक प्रोग्राम होता है, ठीक है।
तो एक लाइन लिख लो, क्योंकि तुम कंफ्यूज कहीं सेल हार्डवेयर नहीं होता। सेल इज अ सेट ऑफ सेल इज अ प्रोग्राम, सेल इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेल इज अ, ये बेटर रहेगा, सेल इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सही रहेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which set of instruction, uh, it is also known as, it is also known as सेल स्क्रिप्ट करके कोडिंग आती है, सेल स्क्रिप्ट, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज सेल स्क्रिप्ट, इन सेल स्क्रिप्ट there are, in shell script there are some system command are stored, ठीक है। ये इसके सेल के अंदर कुछ सिस्टम कमांड स्टोर होती है। अब आते हैं कर्नल पे। कर्नल भी एक सॉफ्टवेयर है। अब ये जो कर्नल होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मोर कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉलेज की जो बाउंड्री है वो जस्ट बाउंड्री है, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कॉलेज का ही कोर कंपोनेंट है। सो द कर्नल इज द, पहला पॉइंट क्या है, द कर्नल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ, कोर कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या है कि अब जो कर्नल है, कर्नल क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। जब आप कुछ एप्लीकेशन रन कराते हो, इस एग्जांपल के तौर पे हम डेटा कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, सो विद हेल्प ऑफ ओएस के थ्रू, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एग्जांपल मान लेते हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कहीं से पेन ड्राइव से, तो ओएस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब वहाँ पे कर्नल के थ्रू हुई कॉपी पेस्ट होता है, तो डेटा को प्रोसेस करता है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द कर्नल प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन, द कर्नल is provide a interface between user application and data that is processed, that is processed at हार्डवेयर लेवल, ठीक है। जब हम पेन ड्राइव से सीडी या किसी भी करते हैं तो इसका इन्वॉल्वमेंट होता है कर्नल का, ठीक है। एग्जाम्पल लिए थे हम ऐसे। अब आते हैं, अक्सर लोग कहते हैं, पता नहीं आप लोग सुने होंगे नहीं सुने होंगे, ओएस में देखो कर्नल मोर कोर कंपोनेंट है आपका ओएस का। जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो तो सबसे पहले बायोस लोड होता है, देन आपका कर्नल एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो आप लिख सकते हो, व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर, the 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 kernel is,
loaded first into the main memory. तो जब ओएस आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हो, जो एक बार जब ऑन करते हो तो लोगो क्या कहते हैं, हार्डवेयर लोगो या एचपी लोगो किया डेल लोगो के बाद आपका कर्सर घूमता रहता है, कभी देखा होगा। तो वो जो टाइम होता है उसी टाइम में कर्नल लोड होता रहता है। जैसे वो लोड हो जाएगा तो स्क्रीन आपकी ब्लू या जो आपका वेलकम टू विंडोज कुछ लेके आ जाएगा, तब जाके आपका विंडोज अपलोड होता है। जो बीच का टाइम होता है उसी टाइम में कर्नल अपलोड होता है। ठीक है। यस सर। अब कर्नल का भी सेम वही काम है, रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करना। सो लिखवा देते हैं कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कर्नल। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कर्नल। पहला काम क्या है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है। जो ऊपर जितना ओएस करता है यही करेगा, क्योंकि ये ओएस का कोर कंपोनेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट, जितना आप ओएस में लिखे हो सब इसमें लिख सकते हो। प्रोसेस मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट एटसेट्रा। ठीक है। सो ये आपका क्यों, क्योंकि कर्नल इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ ओएस। जो ओएस यस। काम करेगा वो कर्नल करेगा। और सेल इज अ ओनली इंटरफेस बिटवीन या यूजर यूजर एंड एंड कर्नल। कर्नल, ये चीज है। सो ये समझ सकते हो कि सेल बस आपका बाउंड्री बनाई गई है कि हर कोई कर्नल में ना घुस जाए। ठीक है, बस ये कह सकते हैं। ओके। सो यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोग? आ रहा है सर। कोई नोट्स बना रहा है? हाँ सर। चलो एक आप फोटो भेज देना, देखते हैं किसकी राइटिंग अच्छी। तो मुझे भी नोट चाहिए, क्योंकि हम जो इस टाइम जब बताते हैं फिर भूल जाते हैं हम खुद। सब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ओएस। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर और ओएस ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओएस पे डिस्कस किए, ओएस क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ ओएस, फंक्शन ऑफ ओएस एंड टाइप्स ऑफ ओएस। पहला है इसमें, ये सबसे पहला ओएस बना था बैच ओएस। सेकंड आपका है रियल टाइम ओएस। थोड़ा सा ब्रीफ चलेंगे इसमें, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बाद में पढ़ोगे, सीएस वाले पढ़ेंगे। मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर ओएस। फोर्थ था मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग एंड सब नेम से स्पेसिफाई हो जा रहा है, सिंगल टास्किंग। पांच आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। पांच एम्बेडेड एम्बेडेड ओएस। नेटवर्क ओएस, कल एक बच्चे ने बताया था ना, नेटवर्क ओएस वो वाला मोबाइल ओएस, वो भी ऐड कर देते हैं। मोबाइल ओएस आते हैं वन बाई वन पे। सो बैच ओएस, ये बैच ओएस इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इन द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें क्या होता था, देखो नाम से है बैच ओएस। इसमें जितनी जॉब होती थी या जितना टास्क होता था, सिमिलर टास्क को हम लोग एक बैच में बनाते थे एंड देन उसको एग्जीक्यूट करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लैब में जाते हो, किसी भी लैब में, वहां पे क्या बनाते हैं, ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, और हर एक ग्रुप को सिमिलर टास्क देते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री के लैब में गए, 10 बच्चे थे, तीन तीन ग्रुप बना दिया, हर तीन बच्चे को सिमिलर, वो पूरा जो प्रोसेस हो रहा है वो बैच ओएस के अंदर होता है। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती थी, अब तीन बच्चे एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोई एक एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, जब हम जज करने जाएंगे तो हम इक्वली जज नहीं कर पाएंगे कि तीनों ने सही किया हुआ है। ठीक है,
कई सारे प्रॉब्लम थी, ठीक है। अगर फेल हो गया तो हो सकता है उसमें एक बच्चा बहुत अच्छा रहा हो, वो कुछ ना करता रहा, खराब बच्चे ने फेल कर दिया, तो बहुत सारे इशूज थे। तो बैच ओएस समझ में आ गया। Means the operating system take the similar job and group them together into the batch, and then the batch are execute into the one by one, ठीक है। ये था। नेक्स्ट आपका है रियल टाइम। अब देखो, रियल टाइम ओएस वो ओएस होता है जो कि एक दी गई डेडलाइन के अंदर, दी गई टाइम के अंदर वो टास्क एग्जीक्यूट कर जाए, ठीक है। मीन्स द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट टेक द गारंटी टू द प्रोसेस द इवेंट या डेटा बाय गिवन स्पेसिफिक टाइम और मोमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आपके मारुति में जो वो लगता है, क्या कहते हैं, एयर बैग लगता है, ठीक है। उसका जो ओएस होता है वो रियल टाइम ओएस होता है, ठीक है। कैसे, अभी एग्जांपल देते हैं। आप अपने सिस्टम में कुछ ओपन करते हो तो देर आर सम डिले, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड का डिले लगता है। कुछ भी ओपन करते हो, जैसे भी आपने जूम मीटिंग ओपन किया तो 30 सेकंड लग जाता है ओपन होने में। तो सपोज सपोज कर लो, अगर यही ओएस हम लोग आपके कार में एयर बैग में लगा दें, तो जब आपका एक्सीडेंट होगा तो उस ओएस को रिस्पॉन्स करने में, ऑन होने में, प्रोसेस होने में डेटा को 30 सेकंड, 5 सेकंड लग जाएगा। तब तक आपकी डेथ हो चुकी अच्छा, होगी। सही तो बात। ये एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल क्या है, इन द डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम में मिसाइल अटैक जो होता है, या मिसाइल का प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं कि कोई उधर से लड़ाकू जहाज आ रहा है, कोई भी जहाज आ रहा है, उसको मारने के लिए एक रियल टाइम होता है, इसमें ओएस का यूज करते हैं, ठीक है। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम, एक हार्ड रियल टाइम ओएस, एक सॉफ्ट रियल टाइम। सो जो हार्ड रियल टाइम है आपका कार में और डिफेंस में यूज होता है, मतलब इसमें माइनर सा भी डिले नहीं चलेगा। और सॉफ्ट रियल टाइम में थोड़ा सा डिले चल जाता है। एग्जांपल के तौर पे ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, रेलवे की बुकिंग है, उसमें भी होता है कि थोड़ा मोड़ा डिले चलता है, मगर उतना भी नहीं चलता है, क्योंकि तत्काल टिकट बुक करते हो, देखा होगा आपने, क्लिक करते करते खत्म हो जाता है। तो उसमें सॉफ्ट रियल टाइम ओएस यूज होता है। नेक्स्ट कौन सा है, मल्टी यूजर, मतलब ऐसा ओएस जिसमें मल्टी यूजर वर्क करे एक साथ। एंड सिंगल यूजर, ऐसा ओएस जिसमें सिंगल यूजर एक साथ कॉन्करेंटली एक साथ काम करें। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग ऐसा ओएस जिसके अंदर एट अ टाइम मोर देन वन ठीक है। टास्क परफॉर्म होते रहो, ठीक है। जैसे आपका जो ओएस है उसमें क्या होता है, गाना भी चलता है और आप बगल में कुछ टास्क करते रहो, तो कोडिंग भी करते रहो, तो मल्टीटास्किंग हो गया। सिंगल टास्क मतलब एक बार में एक टास्क को। नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। अब देखो इसमें क्या होता है, ये ऐसा ओएस होता है जो मोर देन वन कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, एंड वो सारे कंप्यूटर मिलके एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मैनेज ग्रुप ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग कंप्यूटर that make appear to as a single computer, means more than one computer में OS ऐसा है जो मिल के एक बिहेव करते हैं सिंगल कंप्यूटर की तरह। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। आते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर छोटा सा होता है और ये स्पेसिफिकली किसी सिस्टम के लिए डिजाइन किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे आपके वॉशिंग मशीन के अंदर जो आप आज के ज़माने में जो आ रही है IoT, क्या कहते हैं, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, उसके अंदर जो कंप्यूटर यूज हो रहा है उसको एम्बेडेड ओएस डालते हैं। मतलब उसमें छोटे से टास्क के ही काम के लिए बनाया गया, उसमें ज़्यादा यूजर इंटरफेस की ज़रूरत ही नहीं है, बस उसमें ऐसा ओएस बना दें कि ये कमांड आए तो ये